हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल की सारी पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले उन पॉइंट्स के हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद सारी पॉइंट्स के एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो पोएम है वो सारी की सारी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी आपकी। जैसे कि आप सभी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो उसमें जितने भी 11 क्लास की पॉइंट्स है सारी की सारी इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो आपको एक ही वो वीडियो से सारी पॉइंट्स आपकी कवर हो जाएंगी, उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा और उनके एमसीक्यूज जो हैं आपके लिए रेडी हो जाएंगे। इसमें जो पॉइंट्स कवर की है, नंबर 1 द फोटोग्राफ, नंबर 2 द लेबरनम टॉप, नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन, नंबर 4 चाइल्डहुड, नंबर 5 फादर टू सन। ये सारी की सारी पोइम केवीएस के सिलेबस में है 11th क्लास की, और ये सारी की सारी पोइम आज इस वीडियो में है, एक ही वीडियो में आपकी सारी कवर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है पोइम द फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ के अब एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद उसके एमसीक्यूज होंगे। और सबसे पहले इस पोइम के बारे में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द फोटोग्राफ, द पोएम द फोटोग्राफ इज रिटन बाय शिरले टाउनसन। और ये पोइम जो है द फोटोग्राफ, ये राइट की है शिरले टाउनसन ने। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर, शी रिकॉल्स हर मदर, वह अपनी माँ को याद करती है, एंड हर मेमोरीज, और उसकी माँ से रिलेटेड जितनी भी यादें हैं उनको सोचती है। वाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ, एक बचपन का अपनी मदर का फोटोग्राफ वो देखती है और फिर सारी चीजें याद करती है अपनी माँ के बारे में। when her mother was 12 years old or so, जब उसकी माँ उस फोटोग्राफ के अंदर 12 years की है या उसके आसपास की है, तब की वो फोटो है और वो उस फोटो को देखती है। राइट, जो पोइट है वो अपनी मदर की फोटो को देखती है और उसको अपनी मदर को याद करती है। शी हैज बीन डिसीज 12 years ago, और उसकी माँ जो है वो 12 years ago एक्सपायर हो गई है। एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लो, एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन, और वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर ग्रीफ, जो उसका दुख है, ऑन हर मदर्स लॉस, कि उसको अपनी माँ के जाने से कितना दुख हो रहा है, कितना उसको नुकसान हुआ है, वह इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और वो चाइल्डहुड में जो फोटोग्राफ है चाइल्डहुड का उसकी मदर का, वो भी 12 इयर्स का है, और अब राइटर बड़ी हो गई है और वो अपनी माँ, जो अब उसकी माँ को एक्सपायर हुए वो 12 इयर्स हो गए हैं। तो दोनों ही जगह 12 इयर्स है। जो फोटोग्राफ है वो भी 12 इयर्स का है जब उसमें उसकी मदर है, और जब उसकी माँ एक्सपायर हो गई है करंट में, उसको भी एक्सपायर हुए 12 इयर्स हो गए हैं। तो ये पोइम है और इसके एमसीक्यूज आज इस वीडियो में हम करेंगे अभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ। जो फोटोग्राफ का फ्रेम था वो किससे बना हुआ था, क्या मटेरियल यूज हुआ था उसके फ्रेम में। ए कार्डबोर्ड, बी वुड, 3 स्टील, 4 प्लास्टिक। तो उसका राइट आंसर है ए कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से बना हुआ फोटोग्राफ का फ्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एज ऑफ पोइट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब फोटोग्राफ लिया गया था तब पोइट की मदर की एज क्या थी। ऑप्शन 1 11 years old, ऑप्शन 2 13 years old, ऑप्शन 3 12 years old, ऑप्शन 4 14 years old। तो इसका राइट आंसर है 12 years old। यानी जब फोटोग्राफ लिया गया था उस टाइम पोइट्स की मदर जो थी वो 12 years old थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वरी। वरी वर्ड का मीनिंग क्या है। ऑप्शन है 1 आयरोनिक, बी क्राई, 3 सैड, 4 नन ऑफ अबो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आयरोनिक। आयरोनिक मीन्स यानी इसमें कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो मीनिंग है इसके अंदर। नेक्स्ट इज,
What literary device was used in the poem? पोइम के अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? कौन से वर्ड के अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? A. Terribly transient. B. Through there. 3. Both very. 4. Labored is. तो लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? लेबर्ड इज, इस वर्ड के अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? फोटोग्राफ के अंदर जो तीन हैं, थ्री गर्ल्स हैं, वो क्या कर रही हैं? ऑप्शंस हैं 1 प्लेइंग, खेल रही हैं, B स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, घर के पास खड़ी हैं, 3 होल्डिंग हैंड्स, हाथों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं, ऑप्शन 4 होल्डिंग हैंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एंड वेंट फॉर पेडलिंग, और पेडलिंग मींस समुद्र में के पास चल रही हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पेडलिंग, आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ के समुद्र के रेत पे चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कजन? उसकी कजन्स के साथ उसकी मदर का फोटोग्राफ किसने लिया है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने लिया है। सेकेंड ऑप्शन है हर अंकल, उसके अंकल ने लिया है। ऑप्शन 3 हर मदर्स फ्रेंड, उसकी मदर का कोई फ्रेंड है उसने लिया है। 4 हर ग्रैंड मदर, या उनकी ग्रैंड मदर ने फोटोग्राफ ली है। तो फोटोग्राफ जो ली है वो किसने ली है? तो उसका राइट आंसर है हर अंकल ने उनकी फोटोग्राफ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट? पोएट की फेवरेट मेमोरी जो है वो क्या है? कौन सी चीज वो सबसे ज्यादा याद करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हर मदर्स मेमोरीज, अपनी मदर की मेमोरीज। सेकंड है हर मदर्स लाफ्टर, अपनी माँ की जो हंसी है उनको याद करती हैं। हर ऑन वेकेशन मेमोरीज, अपनी खुद की मेमोरीज को याद करती हैं। हर चाइल्डहुड मेमोरीज, या अपनी बचपन की जो मेमोरीज हैं उनको, जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनको याद करती है। तो इसका राइट आंसर है हर मदर्स लाफ्टर। सबसे ज्यादा उसकी फेवरेट मेमोरी जो है वो अपनी मदर की लाफ्टर जो है वो उनकी पोएट की फेवरेट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? फोटोग्राफ के अंदर तीनों लड़कियां जो है, गर्ल्स जो है वो क्या कर रही हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्लेइंग, स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पेडलिंग। तो इसका राइट आंसर है होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पेडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट? पोएट ने इस पोएम के अंदर लाइफ के कितने फेजेस को बताया है, कवर किया है, कितने फेजेस इसमें पोएम के अंदर आए हैं? ऑप्शन 1 है 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो कितने फेजेस आए हैं? इसका राइट आंसर है 3 फेजेस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर? उसके मदर की फेवरेट मेमोरी क्या है? ऑप्शन है बीच हॉलीडेज, सेकंड है स्कूल मेमोरीज, थर्ड वेकेशंस, 4 नन ऑफ अबव। अब यहाँ पे उसकी मदर की फेवरेट मेमोरी पूछी है, तो मदर की फेवरेट मेमोरी है बीच हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर व्हाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ? जब उसकी माँ उसको फोटोग्राफ दिखा रही है तो वो उसको क्या शो कर रही है? ऑप्शन 1 है हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, ये दिखाती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको बीच के लिए कैसे ड्रेसअप किया था। हर कजन्स, अपनी कजन्स को दिखा रही है। हर ओन चाइल्डहुड फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ दिखा रही है। द बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड दिखा रही है। तो इसका राइट आंसर है हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच। उसकी मदर उसको दिखा रही है कि उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर के पेरेंट्स ने उसको कैसे ड्रेसअप किया था बीच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज? पोएट लास्ट फेज में क्या फील करती है? फर्स्ट पेन एंड ग्रीफ, बी हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक, 3 सैड एंड नॉस्टैल्जिक, 4 पेन एंड नॉस्टैल्जिक। राइट, पोएट जो है वो
पोइम के लास्ट में क्या फील करती है? तो उसका राइट आंसर है पेन एंड ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर? उसकी मदर की फेवरेट मेमोरीज क्या है? बीच हॉलीडे, स्कूल मेमोरीज, वेकेशंस, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है बीच हॉलीडेज, उसकी मदर की फेवरेट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम ऑफ फोटोग्राफ अबाउट? पोएम ऑफ फोटोग्राफ किस चीज के बारे में है? ऑप्शंस हैं अबाउट पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, पोएट की चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, पोएट का अपनी मदर को ट्रिब्यूट है इस पोएम के थ्रू, पोएट्स फोटोग्राफ, पोएट की फोटोग्राफ है, या पोएट्स फादर, या पोएट्स का फादर। जो पोएम है वो किस का टॉपिक क्या है? तो उसका राइट आंसर है ट्रिब्यूट टू दी पोएट्स मदर। इस पोइम के थ्रू जो है पोइट ने अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट दिया है, वो अपनी मदर को याद कर रही हैं। तो ये पोइम है अ फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोइम? पोइम के लास्ट फेज में क्या है? सॉरी, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोइम? लास्ट पोइम का लास्ट फेज क्या है? आफ्टर हर मदर डाइड, उसकी मदर की डेथ के बाद, आफ्टर शी ग्रोन अप, शी जब बड़ी होती है वह पोइट तब का, आफ्टर हर मदर ग्रोन अप, जब उसकी माँ बड़ी होती है, नन ऑफ हो यानी में से कोई भी नहीं। लास्ट फेज पोइम का क्या है? तो राइट आंसर है आफ्टर हर मदर डाइड। जब राइटर की मदर एक्सपायर हो जाती है उसमें लास्ट फेज जो है पोइम के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑन बोथ साइड ऑफ हर मदर? उसकी मदर के दोनों साइड्स में कौन है? ऑप्शंस हैं ए कजन्स हैं बेटी एंड डोली, उसकी मदर की कजन्स है बेटी एंड डोली, पेरेंट्स हैं, नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड है कजन्स डोली एंड एडम, या कजन्स है डोली और एडम, फोर या फ्रेंड्स हैं। उसकी मदर के दोनों साइड्स में कौन है फोटोग्राफ के अंदर? तो इसका राइट आंसर है कजन्स है बेटी एंड डोली। और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस के लिए, और इन चैप्टर्स की समरी से रिलेटेड भी मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगी। और इनके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए भी मैं आगे वीडियो आएंगे, इन क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, या जो भी केवीएस से रिलेटेड इंग्लिश का पोर्शन होगा उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आगे लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोइट पोइटेस ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ? इस पोएम की पोइट और पोइटेस कौन है ऑफ फोटोग्राफ? ऑप्शन वन शिर्ले टॉल्सन, बी रुडियार्ड किपलिंग, थर्ड एलिजाबेथ जेनिंग्स, फोर मार्कस नेटन। इनमें से अ फोटोग्राफ पोएम की पोइट या पोइटेस कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्रीले टॉल्सन, ये इसकी पोइटेस है इस पोएम की अ फोटोग्राफ पोएम की। और फ्रेंड्स पोइट और पोइटेस राइटर्स, जो भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर्स प्लस जो भी पोएम्स हैं उनके पोइट और पोइटेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये केवीएस की प्रिपरेशन के लिए आपको सारे चैप्टर्स के आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम ऑफ फोटोग्राफ अबाउट? फोटोग्राफ जो पोएम है वो किसके बारे में है? अबाउट पोइट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रिब्यूट टू पोइट्स मदर, पोइट्स फोटोग्राफ, पोइट्स फादर। तो इसका राइट आंसर है ट्रिब्यूट टू दी पोइट्स मदर, पोइट्स की मदर को ट्रिब्यूट है ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एज ऑफ पोइट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन? जब फोटोग्राफ लिया गया था तो पोइट्स की मदर की एज क्या थी? 11 years old, 13 years old, 12 years old, 14 years old। तो राइट आंसर है 12 years old थी पोइट की मदर जब फोटोग्राफ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कार्डबोर्ड? पोइम के अंदर कार्डबोर्ड वर्ड यूज हुआ, तो कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या है पोइम के अंदर? ऑप्शंस वन है अ थिन पेपर, ऑप्शन टू अ थिक पेपर,
थर्ड, अ हैंड रिटन पेपर। फोर, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है टू, अ थिक पेपर। कार्डबोर्ड का मीनिंग है यहाँ पे अ थिक पेपर। नेक्स्ट पोएम इज द लैबरनम टॉप। सबसे पहले इसका एक शॉर्ट समरी टाइप में हम देख लेते हैं कि क्या है ये पोइम। द पोइम लेबर नेम टॉप इज रिटन बाय टेड ह्यूज। ये पोइम जो है, पोइम का नाम है द लेबरनम टॉप, और ये राइट की है टेड ह्यूज ने। इट इज अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम टॉप ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड। और ये पोइम एक रिलेशनशिप के बारे में है। रिपेइंग, रिपेइंग मतलब किसी ने हमें कोई चीज दी तो उसके बदले में हम उसको वापस कर रहे हैं। रिपेइंग मीन्स टू रिपे, यानी उसको वापस हम दे रहे हैं। तो आपस में ऐसा रिश्ता है कि अगर कोई एक को कोई चीज दे रहा है तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ये रिलेशनशिप है इस पोइम के अंदर। द ट्री इज येलो, रिलेशनशिप किस किस का है, लेबरनम ट्री का और गोल्ड फिंच बर्ड का। द ट्री इज येलो, ट्री येलो है, साइलेंट है, एंड डेथ लाइक, और एक निर्जीव की तरह है, एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस। लेकिन उसको जीवित कौन करता है, बर्ड और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उसको जीवित करते हैं। जीवित करने का मतलब है कि वो यहाँ पे आके घोंसला बनाते हैं और चहचहाते हैं, तो ऐसा लगता है ट्री के अंदर कोई जान आ गई है। द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री। जो येलो बर्ड है, बर्ड भी येलो है, ट्री भी येलो है, तो बर्ड जो है यहाँ के अपना घोंसला बनाती है। When she feed her young ones, जब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बर्ड खाना खिलाती है। But as soon as the bird leaves to fly in the sky, लेकिन जैसे ही बर्ड आकाश में उड़ जाती है, the tree became silent and death like again, तो वृक्ष फिर से साइलेंट हो जाता है और ऐसा लगता है कि निर्जीव हो गया है फिर से। यानी दोनों एक दूसरे के लिए, अगर ट्री ने यहाँ पे सहारा लिया है, आसरा लिया है ट्री के अंदर, ट्री के ऊपर बर्ड ने, तो ट्री भी खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक जान आ गई। लेकिन जैसे ही बर्ड यहाँ से जाता है, उड़ती है, तो ये लगता है कि वो फिर से निर्जीव हो गया और डेथ लाइक हो गया फिर से। तो इसी के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू अब हम करेंगे। Question number 1. How did the poet describe the top of the laburnum tree in the poem The Laburnum Top? पोइट कैसे डिस्क्राइब करता है लेबरनम ट्री का पोइम के अंदर द लेबरनम ट्री? A. Still and silent. B. Moving and angry like. C. Silent and motionless. D. None of the above. तो इसका राइट आंसर है स्टिल एंड साइलेंट। जो ट्री है, लेबरनम टॉप है, वो ट्री जो है वो स्टिल एंड साइलेंट है, बिल्कुल शांत और स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? सितंबर के मंथ में ट्री कैसे खड़ा हुआ है? स्टिल एंड डेथ लाइक, स्टिल और डेथ लाइक, बी अलाइव, सी ग्रीन एंड हैप्पी, डी स्टिल एंड ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है स्टिल एंड डेथ लाइक, बिल्कुल शांत खड़ा है और निर्जीव खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवर्ड द ट्री? गोल्डफिंच बर्ड वृक्ष के पास क्यों आई? ए. टू फीड हर यंगर वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। टू मेक अ नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए। टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। नन ऑफ द अबोव, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज ए. टू फीड हर यंगर वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए गोल्डफिंच बर्ड वहां पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड? वृक्ष जो है कौन सा रोल अदा करता है गोल्डफिंच बर्ड के लिए? क्या काम करता है गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री? तो ऑप्शन है एज ए शेल्टर, बी एज ए सपोर्टर, सी एज ए मीन्स टू फीड हर फैमिली, डी एज ए रेस्टिंग प्लेस।
तो राइट आंसर है एज ए शेल्टर, एक शेल्टर का काम करता है, एक आश्रय, एक शरण का काम करता है गोल्डफिंच बर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? बर्ड दूसरी ब्रांच पर कैसे आती है? विद ए चर्पिंग साउंड, चर्पिंग की चहचहाने की आवाज करते हुए, साइलेंटली चुपचाप, नेवर अराइव्ड एट अदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच पे कभी आती ही नहीं, फ्लू अवे एंड देन अराइव्ड एट ब्रांच, उड़ जाती है फिर ब्रांच पे आती है। तो उसका राइट आंसर है विद अ चर्पिंग साउंड, चहचहाने की आवाज के साथ बर्ड दूसरी ब्रांच पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why was goldfinch body barely visible? किस वजह से गोल्डफिंच की बॉडी जो है वो बहुत मुश्किल से दिखाई देती है, ये दिखाई ही नहीं देती। क्या कारण है कि दिखाई ना देने का? ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी, उनका जो बॉडी का ये डार्क येलो कलर है उसकी वजह से। बिकॉज शी वो स्मॉल, क्योंकि वो छोटी है। बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि ट्री की हाइट की वजह से। बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर, क्योंकि उसका कलर ब्राउन है। तो रीजन क्या है कि गोल्डफिंच की बॉडी बहुत ही कम, बेयरली विजिबल हो रही है। राइट आंसर है ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, क्योंकि उसकी डार्क कलर जो येलो कलर की जो बॉडी है उसकी वजह से वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो ट्री है वो भी येलो है और बर्ड की जो बॉडी है वो भी येलो कलर की है, तो इसलिए वो येलो लीव्स के अंदर विजिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? पोएम के एंड में बर्ड के क्या हुआ? शी फ्लू ए, वो उड़ गई। शी स्टेड एट द ट्री, वो ट्री पे बैठी रही। शी वेंट टू अदर ट्री, वो दूसरे ट्री पे चली गई। शी वेंट टू ब्रिंग सम फूड हर यंगर वंस, वो अपने बच्चों के लिए कुछ और खाना लेने के लिए चली गई। तो उसका राइट आंसर है शी फ्लू अवे, वह उड़ गई। Next question is what instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following options? इनमें से alliteration का options क्या है? alliteration जैसे कि आपको पता है कि सेम साउंड जो होती है कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स की सेम साउंड्स जहां पे होती है उसको हम alliteration बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है alliteration। तो सेम साउंड सेम वर्ड्स की कहां पे है? इन जन ऑफ आवर फैमिली। बी हर बर्ड फेस। सी स्लीक एज ए लिजर्ड। सितंबर सनलाइट। तो बाकी थ्री के अंदर कहीं पे भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं है। डी में है सितंबर सनलाइट, यानी एस की जो साउंड है उसकी वजह से यहाँ पे एलिट्रेशन इन जो है वर्ड्स के अंदर है। तो राइट आंसर है डी सितंबर सनलाइट। Next question is what does the phrase her barred face identity mask means? Her barred face identity mask का क्या मतलब है पोइम के अंदर? Because she was brown in color, क्योंकि उसका ब्राउन था कलर उसकी वजह से। Due to her dark colored yellow body, उसकी डार्क कलर की जो येलो कलर की शरीर था बर्ड का उसकी वजह से। Bird face became her identity and symbol of recognition. बर्ड का फेस ही उसकी आइडेंटिटी और सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन था। नन ऑफ द अबव, या उनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। बर्ड का फेस ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है और सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन है। तो इन लाइनों का मतलब है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बर्ड फेस मतलब बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी and symbol of recognition. Next question is what happened to the leaves of the laburnum tree? laburnum tree के leaves का क्या हुआ? They were green, वो green हो गए। turned yellow, yellow हो गए। fallen down, नीचे गिर गए। new leaves growing, या नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। तो उसका राइट आंसर है turned yellow, वो येलो हो गए। जैसे कि बताया कि पोइम के अंदर ट्री के जो लीव्स थे वो भी येलो थे और बर्ड का जो कलर था वो भी येलो ही था। When did the death-like tree became alive? जब निर्जीव जैसा ट्री जो है कब अलाइव हो जाता है, कब जीवित हो जाता है?
इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में, बाय द अराइवल मानसून सीजन के आने पे, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड के आने पे, बाय द अराइवल ऑफ द स्पैरोज या स्पैरोज के आने पे। तो उसका राइट आंसर है बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, क्योंकि ये पोइम ही गोल्ड फिंच बर्ड और लेबरनम ट्री के बारे में है। तो जो लेबरनम ट्री है वो अलाइव तब हो जाता है जब गोल्ड फिंच बर्ड यहाँ पे आती है, इसकी बर्ड ट्री के ऊपर आके बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। गोल्ड फिंच बर्ड के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ पे थे? ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच की एक जो थिकनेस थी, मोटाई थी, वहां पर थे। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप पे थे। ऑन द अदर ट्री, दूसरे ट्री पे थे। देवर नेवर देयर, वे वहां पे कभी थे ही नहीं। यानी गोल्ड फिंच बर्ड के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ पे थे? तो सीधी सी बात है, कोई भी बर्ड अपना घोंसला जो बनाता है वो वहां पे बनाता है जहां पे एक ब्रांच की थिकनेस होती है, मोटाई ज्यादा होती है, पतली टहनियों पे नहीं होते। तो उसके बाद, और ना ही टॉप पे होते, वो बीच में कहीं पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जहां पे ब्रांच मोटी थी वहां पे गोल्ड फिंच के बर्ड के यंग वंस थे, छोटे बच्चे थे। Next question is how did the bird move to the other side of the branch? बर्ड एक जगह से ब्रांच के दूसरी साइड पर कैसे मूव करती है? लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली की तरह, बी स्लोली, सी स्मूथली, बाय फ्लाइंग। इनमें से क्या आंसर है कि जो बर्ड थी वो मूव करती है ब्रांच की दूसरी साइड पे जाने के लिए? कैसे मूव करती है? तो इसका राइट आंसर है लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली की तरह। Next question is what happened after she fed her young ones? जब बर्ड अपने young ones को खिलाती है तो क्या हुआ? She flew away, वह उड़ गई। She flew to the other side of the branch, वो ब्रांच की दूसरी साइड पे चली गई। She stayed there, वो वहां पे बैठी रही। She took some rest in the nest, उसने घोंसले में कुछ आराम किया। तो राइट आंसर है she flew to the other side of the branch, वो ब्रांच की दूसरी साइड पे चली गई। Next question is where did the bird vanish after feeding her young ones? Birds अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद कहाँ पे गायब हो गई? To the other branch, दूसरी ब्रांच पर। To the top of the tree, ट्री के टॉप पर। To her nest, अपने घोंसले में। Behind the yellow leaves, या येलो पत्तियों के पीछे। तो राइट आंसर है behind the yellow leaves, पीली पत्तियों के पीछे वो चली गई। Next question is how was the tree in the end when the bird flew away? जब bird उड़ के चली गई तो वृक्ष जो ट्री था वो कैसा हो गया? It was still alive, वो अभी भी जीवित था। Nothing changed in the looks, उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। It was death like again, ये फिर से निर्जीव की तरह हो गया। None of the above, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है इट वॉज डेथ लाइक अगेन, यह निर्जीव की तरह फिर से हो गया जैसे ही बर्ड उड़ के चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रांसफर एपिथेट वाज यूज्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप? लेबरनम टॉप के अंदर कौन सा एपिथेट यूज हुआ है? हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास, इंजन ऑफ हर फैमिली, स्लीक एज ए लिजर्ड, सितंबर सनलाइट। तो राइट आंसर है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? अपने यंग वंस को खाना खिलाने के बाद बर्ड कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गायब हो गई? टू द अदर ब्रांच, टू द टॉप ऑफ द ट्री, टू हर नेस्ट, बिहाइंड द येलो लीव्स। तो राइट आंसर है बिहाइंड द येलो लीव्स। Next question is why did the goldfinch bird came toward the tree? Goldfinch bird tree के पास क्यों आई? To feed her younger ones, to make a nest, to rest, none of the above. तो right answer है to feed her younger ones.
What is the dominant color used in the poem? पोइम के अंदर जो मेन कलर है वो कौन सा यूज हुआ है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है येलो, क्योंकि येलो ही बर्ड का कलर है और येलो ही ट्री का कलर है, तो मेन डोमिनेंट कलर जो पोइम के अंदर है वो है येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड? गोल्डफिंच बर्ड के यंग वंस छोटे बच्चे कहाँ थे? On the thickness of the branch, on the top of the tree, on the other tree, they were never there. तो उसका राइट आंसर है on the thickness of the branch, जहां से ब्रांच मोटी थी वहां पे यंग वंस थे गोल्डफिंच बर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम? पोएम के अंदर इंजन किसको डिस्क्राइब किया गया है? A lizard, B machine, third laburnum tree, four the goldfinch bird। तो उसका राइट आंसर है द गोल्डफिंच बर्ड को इंजन डिस्क्राइब किया गया है। जैसे इंजन के चलाने के बाद बहुत ज्यादा मशीन शोर करती है, इसी तरह से जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है तो उसके जो यंग वंस है वो बहुत जोर जोर से चहचहाने लगते हैं। तो गोल्डफिंच को एज ए इंजन पोइम में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम? क्या जो है डिस्क्राइब किया गया है पोएम के अंदर स्लीक? स्लीक वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? ए लिजर्ड, बी बर्ड, थर्ड ब्रांच, फोर टॉप ऑफ द ट्री। स्लीक वर्ड पोएम में किसके लिए यूज हुआ है? तो सेकंड बर्ड के लिए स्लीक वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड? गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री क्या कौन सा रोल अदा करता है, कौन सा रोल प्ले करता है? एज ए शेल्टर, शेल्टर की तरह, एज ए सपोर्टर, सपोर्टर की तरह, एज ए मीन्स टू फीड हर फैमिली, एज ए रेस्टिंग प्लेस। तो उसका राइट आंसर है एज ए शेल्टर। एज ए शेल्टर गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? बर्ड जो है दूसरी ब्रांच की साइड पे कैसे मूव करता है? लाइक ए लिजर्ड, स्लोली, स्मूथली, बाय फ्लाइंग। तो इसका राइट आंसर है लाइक ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? With a chirping sound, silently, never arrived at the other branch, flew away and arrived at the branch। तो इसका राइट आंसर है विद अ चर्पिंग साउंड। चर्पिंग साउंड के साथ बर्ड्स ब्रांच की दूसरी साइड पे आता है। थर्ड पॉइंट इज द वॉइस ऑफ द रेन। सबसे पहले इस पोएम के बारे में हम जान लेते हैं। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये पोएम द वॉइस ऑफ द रेन जो है वो राइट की है वॉल्ट विटमैन में। बहुत ही फेमस पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन। और ये इस पोएम के अंदर पोइट और रेन के बारे के बीच में एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पोएम है। द रेन एक्सप्लेन इट्स एटर्नल जर्नी। और इस पोएम के अंदर रेन एक्सप्लेन करती है कि उसकी जो जर्नी है वो एटर्नल मीन्स कंटिन्यूअस जर्नी है, नॉन स्टॉप जर्नी है, जो लगातार चलती रहती है, जो कभी एंड नहीं होती। इन इट्स बर्थ प्लेस, जो उसका बर्थ प्लेस से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, दैट इज अर्थ। अर्थ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है रेन की। और ये सारी चीजें वो किसको एक्सप्लेन कर रही है? टू द पोइट, पोइट को एक्सप्लेन कर रही है। तो उसके बारे में पोइट और रेन के बीच में ये कन्वर्सेशन है, ये पूरी पोएम। और इसके एमसीक्यू हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? रेन बीजों की किस तरह से अर्थ के अंदर हेल्प करती है? ऑप्शंस हैं प्रोवाइड्स वाटर, उनको वाटर प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, उनको लाइफ देती है और उनको ग्रो करने में मदद करती है, प्रोवाइड्स लाइफ, उनको लाइफ प्रोवाइड करती है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है
provides life and helps them grow. उनको लाइफ प्रोवाइड करती है और उनको ग्रो करने में मदद करती है रेन. Next question is, what does the rain do when she doesn't care if anyone bothers about her deeds or not? बारिश क्या करती है जब उसके किए हुए कामों की कोई परवाह करता है या नहीं करता, तब रेन क्या करती है? ऑप्शंस हैं, शी टॉक्स टू द लैंड, वो जमीन से बात करती है. शी वर्क्स हार्डर, वो और मेहनत करती है ताकि उसके काम को देखा जाए या उसके काम की बाकी परवाह करें. शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक टू द अर्थ, वो अपना काम कंप्लीट करती है और अर्थ से बात करती है. ऑप्शन 4, शी कंप्लीट्स हर वर्क, वो अपना काम कंप्लीट करती है एंड कम्स बैक होम, और घर वापस आ जाती है. कौन वापस आ जाती है? रेन के बारे में बात हो रही है. और रेन को इस पोइम के अंदर एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है कि जैसे कोई वो लिविंग बीइंग है, लेकिन ये रेन के बारे में बात हो रही है. तो उसका राइट आंसर है शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम. वो अपना काम कंप्लीट करती है और वापस अपने घर आ जाती है. यानी जब रेन आती है धरती पे तो कोई उसकी काम की परवाह करता है या नहीं करता, तब रेन क्या करती है? तो रेन कुछ नहीं करती, वो अपना काम कंप्लीट करती है और वापस अपने घर आ जाती है. यानी जहां से वो स्टार्ट हुई थी बारिश, वहीं पे वापस आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what happens to the earth when the rain falls back on the earth's surface of the earth? क्या होता है जब रेन अर्थ के सरफेस पे वापस आती है? ऑप्शंस हैं, इट प्रोवाइड्स वाटर, ये वाटर प्रोवाइड करती है. इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, ये अर्थ को ब्यूटिफाई और प्यूरिफाई करती है. इट हेल्प्स इन ग्रेनरी, ग्रेनरी में हेल्प करती है. इट प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोरा एंड फोना, ये फ्लोरा और फोना को वाटर प्रोवाइड करती है. तो इसका राइट आंसर है इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ. जब रेन धरती पे सरफेस पे वापस आती है तो ये धरती को ब्यूटिफाई करती है और प्यूरिफाई करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद? पोएट रेन को किससे कंपेयर करते हैं? ऑप्शन 1 सॉन्ग, ऑप्शन 2 हेवन, ऑप्शन 3 ब्यूटी, ऑप्शन 4 फ्लावर्स. तो इसका राइट आंसर है सॉन्ग. पोएट रेन की कंपेयर सॉन्ग से करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग? पोएट रेन की कंपेयर सॉन्ग से क्यों करते हैं? ऑप्शन 1 बिकॉज शी ब्यूटिफाइज द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ को ब्यूटिफाई करती है. बिकॉज शी प्रोवाइड लाइफ ऑन द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करती है. ऑप्शन 3, एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, क्योंकि दोनों की एक कॉमन जर्नी है. ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं. तो रेन की और सॉन्ग की कंपैरिजन पोएट क्यों कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, क्योंकि दोनों की ही जर्नी सेम है, रेन की भी और सॉन्ग की भी. तो इसीलिए पोएट दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. Next question is, the poem The Voice of the Rain is a conversation between. जो पोइम है The Voice of the Rain, इसमें किस किस के बीच में कन्वर्सेशन है? ऑप्शंस है पोइट एंड रेन, ऑप्शन 2 पोइट एंड माउंटेन्स, ऑप्शन 3 रेन एंड ट्रीज, ऑप्शन 4 बर्ड्स एंड रेन. और जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ये कन्वर्सेशन है पोइट एंड द रेन. पोइट और रेन के बारे में बीच में ये कन्वर्सेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दाउ? ऑप्शंस हैं हु आर यू, ऑप्शन 2 व्हाट आर यू, ऑप्शन 3 हाउ आर यू, ऑप्शन 4 हुज आर्ट इज दिस. इस वर्ड जो ये सेंटेंस आया है हु आर्ट दाउ, इसका मीनिंग पोइम के अंदर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1
Who are you? Next question is, what does ragged or unragged mean? पोइम के अंदर जो वर्ड्स आए हैं ragged और unragged, उनका मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1, enrichment or no enrichment. Second, cared for or not cared for. Option third, to purify or not. Option number 4, to wash or not to wash. तो पोइम के अंदर जो रैग्ड और अनरैग्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, यानी परवाह करे या ना करे, यानी कोई परवाह उसके लिए करे, रेन के लिए, या ना करे, लेकिन वो जो अपना काम है वो करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम? पोएम के अंदर सॉन्ग वापस कहां पे आ जाता है? ऑप्शंस है, टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर, अपने बनाने वाले के पास यानी सिंगर के पास। सेकंड, टू द पोइट, पोइट के पास। ऑप्शन नंबर थर्ड, टू द अर्थ, अर्थ के पास। टू ओशन, ओशन के पास। सॉन्ग पोएम के अंदर वापस किसके पास आ जाता है? तो उसका राइट आंसर है टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर। इसको बनाने वाला यानी सॉन्ग को बनाने वाला सिंगर होता है, तो ये वापस उसी के पास आ जाता है, सिंगर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चन? रेन पोएट के क्वेश्चन हु आर यू का क्या रिप्लाई देती है? जब पोएट रेन से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो, तो रेन क्या रिप्लाई करती है? ऑप्शन 1, शी इज रेन। ऑप्शन 2, शी इज पोएम ऑफ द अर्थ। ऑप्शन 3, शी इज रेन फ्रॉम माउंटेन्स। ऑप्शन 4, शी इज पोएम ऑफ माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर है शी इज पोएम ऑफ द अर्थ। जब पोएट रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो रेन कहती है कि शी इज पोएम ऑफ द अर्थ, वह अर्थ की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर? पोएट सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर जो हैं उनसे क्या कहता है? ऑप्शन 1, what do you do? What is your name? Who are you? How are you doing? जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स थी उनसे पोइट क्या पूछता है? तो इसका राइट आंसर है Who are you? तुम कौन हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does the word descent mean? डिसेंट वर्ड का मीनिंग क्या है पोएम के अंदर? ऑप्शन 1, नॉट क्लियर। ऑप्शन 2, कम डाउन। ऑप्शन 3, टू वॉश। ऑप्शन 4, हिडन। तो इसका राइट आंसर है कम डाउन। रेन डिसेंड मतलब नीचे आती है, धरती पे वापस आती है, तो डिसेंड मीन्स कम डाउन, नीचे की तरफ आना। Next question is, why does the rain descend to the earth? रेन धरती पर नीचे की तरफ क्यों आती है? To wash the drought and provide water. ड्रॉट सूखे को हटाने के लिए, धोने के लिए और पानी देने के लिए। She provide life on the earth. वो लाइफ देती है अर्थ को। It beautifies and purifies the earth. Option 4, it provides life. टू वॉश द ड्रॉट, ड्रॉट को वॉश करने के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर और वाटर देने के लिए रेन धरती पर नीचे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड?
रेन पोइट को क्यों कहती है कि उसको कोई भी टच नहीं कर सकता? बिकॉज शी इज वाटर, क्योंकि वह वाटर है। बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वह वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठती है। थर्ड, बिकॉज शी इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि ये क्लाउड्स की फॉर्म में होती है। ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठती है, इसलिए कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। What hyperbole was used in the poem? पोएम के अंदर कौन सा अतिशयोक्ति वर्ड यूज हुआ है? I am the poem of the earth. Option second, soft falling shower. Option number third, bottomless sea. 4, voice of the rain. इनमें से पोएम के अंदर किन सेंटेंसेस के अंदर हाइपरबोल यूज हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बॉटमलेस सी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके कि ये हाइपरबोल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द रेन इन द स्काई? स्काई में रेन के साथ क्या होता है? रेन ड्रॉप्स फॉर्म, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म बनती है। रेन इट कंडेंसेस। ऑप्शन नंबर 4, इट फॉर्म्स क्लाउड, ये क्लाउड बन जाते हैं। नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेन ड्रॉप्स फॉर्म, ये रेन ड्रॉप्स का रूप धारण कर लेती हैं आसमान में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पोइट हैज यूज्ड अ मेटाफर इन द पोएम, व्हाट इज इट? अगर पोएम के अंदर पोइट ने कोई मेटाफर यूज किया है तो वह क्या है? मेटाफर मीन्स रूपक जो यूज किया है पोइट ने, वो कौन सा यूज किया है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ऑप्शन 2, वॉइस ऑफ द रेन। ऑप्शन 3, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ये मेटाफर पोएम के अंदर यूज हुआ है। Next question is, from where does the song of rain originate? Song of the rain कहाँ से originate होता है? From heaven, heaven से। From ocean, ocean से। From the heart of the singer, singer के heart से। From the soul of the earth, या earth की soul से। Song of rain कहाँ से originate होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। ऑब्वियसली सॉन्ग है तो वो हमेशा हार्ट ऑफ द सिंगर से ही ओरिजिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर? कौन से दो जगह से रेन राइज होती है वाटर वेपर के रूप में? ऑप्शन नंबर 1, लैंड एंड बॉटमलेस सी, लैंड और बॉटमलेस सी से। सेकंड, लैंड एंड ओशन, लैंड से और ओशन से। ऑप्शन नंबर 3, माउंटेन्स एंड लैंड, माउंटेन से और लैंड से। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। जो वाटर वेपर की फॉर्म में रेन उठती है तो वो कहां से ओरिजिनेट होती है? तो इसका राइट आंसर है लैंड एंड बॉटमलेस सी। लैंड से और बॉटमलेस सी से वाटर वेपर जो है वो राइज होती है रेन की फॉर्म में आगे चल के। फिर अब हम कर रहे हैं इस द वॉइस ऑफ द रेन में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? द पोइट यूजेस अ नॉन लिविंग थिंग विद एज अ लिविंग थिंग टू द पोइट। और इसमें क्या होता है, पोइट एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की थिंग की तरह ही ट्रीट करता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं हिंदी में इसको। यानी जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह जो है ट्रीट करते हैं
दैट इज पर्सोनिफिकेशन और हिंदी में मानवीकरण। तो इस पोएम के अंदर जो मानवीकरण यूज हुआ है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की आवाज ने कहा कि मैं धरती की पोएम हूं, यानी रेन जो है, रेन को ये माना गया है कि वो लिविंग थिंग है। बोलना इंसान बोलते हैं तो रेन नहीं बोलती है, लेकिन अगर हम रेन को एज अ लिविंग थिंग की तरह मान रहे हैं तो इट मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर क्या है? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जब डिफरेंट थिंग्स की क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो उसको मेटाफर कहते हैं, रूपक कहते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोएम है। रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम, और रेन की जो कंपैरिजन है वो पोएम के साथ की गई है। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, हाइपरबोल होता है कि अतिशयोक्ति, यानी किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं। तो इसमें यूज हुआ है बॉटमलेस सी, यानी ऐसा समुद्र जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, यानी ये बहुत ज्यादा एग्जिजरेट कर रखी है इस बात को, क्योंकि सी का बॉटम हमेशा होता ही होता है, तो इसमें बोल रखा है बॉटमलेस सी, कि ऐसा समुद्र जिसका बॉटम ही नहीं है, यानी ये बहुत ज्यादा बात बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबोल है। नेक्स्ट इमेजरी क्या यूज हुई है? इमेजरी मतलब विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। जब हमें कोई अगर हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है और हमें अपनी आंखों के सामने ऐसे लगने लगता है कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं, तो वहां पे इमेजरी यूज होती है। तो इमेजरी इस पोएम में कहाँ यूज हुई है? सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनसे हमें अपने आप एक फील आने लगती है कि बारिश की बूंदें हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, और ऐसा हम जो एक इमेजिनेशन कर पाते हैं, तो वहां पे जो है ये इन लाइनों के अंदर इमेजरी यूज हुई है। फोर्थ पोएम इज चाइल्डहुड। सबसे पहले चाइल्डहुड पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि चाइल्डहुड पोएम बेसिकली है किस बारे में। चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्क्स नीटन। ये चाइल्डहुड पोएम जो है वो राइट की है मार्क्स नीटन ने। इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। और इस पोएम के में पोएट अपने जो बचपन उनका खो गया है उसके बारे में बात करते हैं। चाइल्डहुड खोने का मतलब है कि वो अब बड़े हो गए हैं, तो सोचते हैं कि उनका बचपन जो है वो कहाँ चला गया है। He wonders about the moment, वो हैरान है, where he lost his innocence, कि कब उनके अंदर जो इनोसेंसी थी वो खत्म हो गई है, जो मासूमियत थी वो खत्म हो गई है। And realized, और उन्होंने महसूस किया, that the world is not what he seems it to be, कि जैसे वो संसार को पहचानते थे, जानते थे, असल में ये दुनिया वैसी नहीं है। जब बचपन में उनके अंदर इनोसेंसी थी तब वो दुनिया को एक दूसरी तरह से देखते थे, लेकिन जब उनका बचपन अब चला गया है, वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो वो उनको ये रियलाइज हुआ है कि ये दुनिया जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है। He recalls when his thought change, और वो याद करने की कोशिश करते हैं कि कब उनके विचार चेंज हो गए हैं। And he realized the hypocrisy of the people around him, और उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो कितने दोगले हैं, हिपोक्रेट्स हैं, यानी वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। He finally settled down to the idea, और फिर लास्ट में पोएम के लास्ट में वो फाइनली इस आइडिया पे रुक जाते हैं that his childhood went to some forgotten place, कि उनका बचपन कहीं चला गया है। कहाँ चला गया है? एक ऐसी जगह पे चला गया है जो कि उनको नहीं पता है, ऐसा फॉरगॉटन प्लेस पे उनका चाइल्डहुड चला गया है। एंड इज हिडन, और वो छुप गया है
इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, और किसी मासूम बच्चे के फेस के पीछे जाके उनका बचपन छिप गया है। तो उसके बारे में ये सारी पोइम है। पोइट अपने चाइल्डहुड के बारे में याद करते हैं, कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहीं चला गया है, गुम हो गया है, और लास्ट में ये कहते हैं कि वो उनका जो चाइल्डहुड है वो किसी मासूम बच्चे के फेस के पीछे जाके छुप गया है। और फाइनली जब वो अब बड़े हो रहे हैं तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये दुनिया असल में जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं वो दोगले स्वभाव के हैं, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो उसके बारे में सारी पोइम है। तो इस पोइम के एमसीक्यूज अब हम करेंगे, इससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर समझने में इजी रहेगा। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोइम चाइल्डहुड अबाउट? चाइल्डहुड पोइम किस चीज के बारे में है? ऑप्शंस है पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोइट के लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में पोइम है। चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के चाइल्डहुड के बारे में है। चाइल्डहुड ऑफ पोइट्स चाइल्ड, पोइट्स के चाइल्ड का चाइल्डहुड है। पोइट्स फादर्स चाइल्डहुड, पोइट के फादर का चाइल्डहुड है। तो इसका राइट आंसर है पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोइट के अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में ये पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोइट ऑफ द पोइम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोइम के पोइट कौन है? ए श्रीले टाउसन, बी वोल्ट विटमैन, थर्ड मार्कस नेटन, 4 नाइपोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्कस नेटन जो है वो चाइल्डहुड पोइम के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोइट फाइंड अबाउट हेल एंड हेवन? पोइट को हेल और हेवन के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस हैं इट वाज इन द स्काई, ये स्काई में है। इट वाज एन इमेजिनरी प्लेस, ये एक इमेजिनरी प्लेस है यानी एक काल्पनिक दुनिया है। इट डजंट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करती इस दुनिया के अंदर, उपस्थित नहीं है। इट वाज विद गॉड, ये भगवान के साथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट वाज एन इमेजिनरी प्लेस, ये एक काल्पनिक प्लेस है, काल्पनिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the opposite of the word hidden? Hidden का opposite word क्या है पोएम में? A open, B closed, third partial, fourth exposed। तो इसका राइट आंसर है 4 exposed। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the poet realize about adults? बड़ों के बारे में पोइट क्या रियलाइज करते हैं? ऑप्शंस हैं दैट दे आर मैच्योर, सेकंड है दे हैव टू अर्न मनी, उनको मनी अर्न करना पड़ता है। थर्ड दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी, वे वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखाई देते हैं या जैसे वो प्रतीत होते हैं। फोर्थ दे आर कनिंग, वो बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी, जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं असल में वैसे वो नहीं है, जैसे वो प्रतीत होते हैं असल में वैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी? एडल्ट्स वैसे क्यों नहीं है जैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं या जैसे वो प्रतीत होते हैं? ऑप्शंस हैं फर्स्ट दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो, वो प्यार के करने के बारे में बातें करते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन असल में अपने आप ऐसा नहीं करते। सेकंड दे आर वेरी शूड, वे बहुत ज्यादा शूड होते हैं। थर्ड दे आर मैनिपुलेटिव, वो अपनी बात को मनवाने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा चतुर होते हैं।
दे आर डबल फेस्ड, वो डबल फेस्ड होते हैं, यानी कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो उसका राइट आंसर है दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, वो प्यार के बारे में उपदेश देते हैं, बातें करते हैं, बट डू नॉट एक्ट सो, लेकिन असल में ऐसे बिहेव अपने आप नहीं करते हैं, दूसरों के साथ प्यार से नहीं रहते हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem? पोएम के एंड में पोइट अपने चाइल्डहुड के बारे में, लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में क्या कंक्लूड निकालते हैं, क्या सोचते हैं? ऑप्शन 1, इट वेंट टू अदर डायमेंशंस, ये किसी और डायमेंशंस में चला गया है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। इट मूव्ड अवे विद टाइम, ये टाइम के साथ मूव कर गया है। इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग, ये उसके छोटे भाई के पास चला गया है। पोइट का जो लॉस्ट चाइल्डहुड है वो कहां चला गया है? तो इसका राइट आंसर है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did the poet realize about his mind when he lost his childhood? पोइट अपने माइंड के बारे में क्या रियलाइज करते हैं जब उनका बचपन खो जाता है? ऑप्शन है that he can use it whatever way he wants, कि वो अपने माइंड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है that he is very intelligent, कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। थर्ड that he is dumb, कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही डम है। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यानी जब पोइट का बचपन लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसके बाद पोइट अपने माइंड के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका राइट आंसर है दैट ही कैन यूज इट व्हाटएवर वे ही वांट्स, कि वो जैसे चाहे इसको यूज, अपने दिमाग को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बचपन में बच्चों के माइंड को जो इंस्ट्रक्ट करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं या बड़े करते हैं, एडल्ट्स करते हैं, लेकिन बच्चा जब चाइल्डहुड से निकल के टीनेज में आता है तो टीनेज में बच्चे अपने माइंड को खुद से ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे बचपन में बच्चों को जो सिखा देते हैं वो वही सीखते हैं, लेकिन जब टीनेज आता है तो बच्चों की अपनी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए पोइट कहता है कि जब उनका लॉस्ट चाइल्डहुड जो चाइल्डहुड लॉस्ट हो जाता है उसके बाद वो अपने माइंड को जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, यानी वो रैशनल थिंकिंग उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी रैशनल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और वो हेवन और हेल के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि ये एक्चुअली में रियल प्लेसेस नहीं है। ये है इस पोइम में। What type of rhyme scheme is used in the poem Childhood? Childhood poem के अंदर कौन सी rhyme scheme यूज हुई है? Rhyme scheme मतलब पोइम के अंदर हर एक पोइम की एक लय होती है जिससे पोइम बनी होती है, तो इस पोइम के अंदर कौन सी rhyme scheme यूज हुई है? ऑप्शंस है ए बी, ऑप्शन सेकंड ए बी, थर्ड ए बी सी बी, ऑप्शन 4 ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर है ए बी सी डी, यानी पहली लाइन जो लास्ट उसका वर्ड होगा वो अलग रहेगा, फिर नेक्स्ट 2 लाइंस की जो लास्ट का वर्ड रहेगा वो सेम रहेगा, यानी सेम उनकी साउंड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन की साउंड इनसे अलग रहेगी और लास्ट में इसकी अलग रहेगी। तो ये राइम स्कीम ऐसे बनी हुई है, ये पोइम की राइम स्कीम है। आप देख लीजिएगा कि पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा वो इनसे अलग रहेगा, फिर इनकी दोनों की जो राइम स्कीम रहेगी वो सेम साउंड आएगी
और फिर इन दोनों की सेम आएगी, फिर इसकी अलग रहेगी। तो ये राइम स्कीम है इस पोएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ? पोइट अब अपने बचपन को कहां देखते हैं? इन एन इन्फेंट फेस, एक इन्फेंट के फेस में, ओनली इन हिज मेमोरीज, उन मेमोरीज में, नोवेयर कहीं पे भी नहीं, इन अदर किड्स दूसरे किड्स में। तो इसका राइट आंसर है इन एन इन्फेंट फेस, एक छोटे बच्चे के फेस में पोएट अपने बचपन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट? एडल्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फर्स्ट, दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने थॉट्स होते हैं। दे कैन अर्न मनी, वो मनी अर्न कर सकते हैं। दे कैन टॉक टू एवरीवन दे वांट, जिससे भी चाहे उससे बात कर सकते हैं। दे प्रीच लव, वो प्यार के बारे में उपदेश दे सकते हैं। यानी जब इंसान एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पोइट के हिसाब से? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने खुद के विचार डेवलप हो जाते हैं, यानी कोई उनके विचारों को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? कितनी एज के बाद पोएट को रियलाइज हुआ कि उनका बचपन जो है वो खो गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 11। 11 की एज पे पोइट को रियलाइज होता है कि उनका बचपन गुम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली? क्यों एडल्ट्स हमेशा बच्चों को सबसे प्यार करने के बारे में बातें करते हैं और उपदेश देते हैं, जबकि वो खुद किसी से प्यार से बात नहीं करते हैं? ऑप्शंस हैं बिकॉज दे आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि वो दोगले होते हैं। बिकॉज दे आर डबल फेस्ड, क्योंकि वो डबल फेस्ड होते हैं। बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहते। बिकॉज दे इन्वेस्ट इन ओनली दोज whom दे फाइंड इंटरेस्टेड, क्योंकि वो उन्हीं से बात करते हैं जिनमें वो इंटरेस्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज दे आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि पोइम के अंदर पोइट एडल्ट्स को हिपोक्रेट्स कह रहे हैं, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं वो बच्चों को हमेशा सबसे प्यार के साथ बात करने के लिए, सबसे प्यार के साथ रहने के लिए उपदेश देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन असल में वो दूसरों के साथ, जो एडल्ट्स होते हैं वो दूसरों के साथ प्यार से नहीं रहते हैं और ना ही दूसरों के साथ प्यार से बिहेव करते हैं। तो इसलिए पोइट उनको हिपोक्रेट्स कह रहे हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं वो दोगले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड? एक बच्चे में और एक एडल्ट में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर 1 दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, वो बता सकते हैं कि रियलिटी में और काल्पनिक दुनिया में क्या अंतर है। देयर इज डिफरेंस इन सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, उनके इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। नन ऑफ द अबोव, उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। एक अडल्ट में और एक बच्चे में यही अंतर होता है कि एक बच्चा फैंटेसी की दुनिया को ही रियल मानता है, जबकि एक एडल्ट को ये पता होता है कि फैंटेसी क्या है और रियलिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक? ज्योग्राफी बुक के अंदर पोएट को क्या चीज नहीं मिलती है? तो इसका इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट हेल एंड हेवन, सेकंड एंड टू स्काई, थर्ड आइलैंड, फोर कंट्री।
पोइट कौन सी चीज ढूंढ रहे थे जो उनको ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिली? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, हेल एंड हेवन। यानी जो भी प्लेस होता है, जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, सारी जो लोकेशंस होती है, अगर हमें ढूंढनी होता है तो हम ज्योग्राफी की बुक में उसको उसकी लोकेशन जो है वो देखते हैं। लेकिन पोइट कहता है, बचपन में जो सोचता है पोइट कि हेल और हेवन कोई प्लेस होता है, लेकिन पोइट ने जब बड़ा हुआ तो 11 इयर्स के हुए तो उन्होंने महसूस किया कि ऐसा कोई प्लेस है ही नहीं जो कि ज्योग्राफी की बुक में उनको मिल जाए। हेल एंड हेवन ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ when he realized he could use his own mind the way he wants? जब पोइट ने रियलाइज किया कि पोइट अपने माइंड के बारे में जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उनके अंदर कौन सी सेंस डेवलप हुई, क्या चीज उनके अंदर डेवलप हुई? He sensed that he is as intelligent as his friends. उन्होंने ये महसूस किया कि वो इतने इंटेलिजेंट है जितने उनके फ्रेंड्स। He sensed his own individuality and a separate personality. उनको अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी के बारे में पता हुआ चला और ये पता चला कि उनकी एक सेपरेट अलग से एक पर्सनैलिटी है। ऑप्शन नंबर 3, he sensed that he is very smart. उन्होंने ये महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। He sensed that he could his mind in creative work. उन्होंने ये महसूस किया कि अपने माइंड को क्रिएटिव वर्क में यूज कर सकते हैं। यानी जब पोइट ने ये महसूस किया कि वो अपने माइंड को जिस तरीके से चाहे यूज कर सकते हैं, तो उनके अंदर क्या सेंस, कौन सी सेंस जो है वो डेवलप हुई? तो उसका राइट आंसर है, he sensed his own individuality and a separate personality. तो उन्होंने, इसका राइट आंसर है, उन्होंने महसूस किया कि उनकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है एंड अ सेपरेट पर्सनैलिटी, और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो भी सेपरेट है। जब 11 ईयर से पहले बच्चे को लगता है उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि जो पेरेंट्स, जो एडल्ट्स उनको सिखाते हैं वही चीजें वो सीखते हैं, उनका अपना खुद का माइंड नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 11 ईयर्स क्रॉस किए तो उन्होंने महसूस किया कि वो खुद सोच सकते हैं, खुद चीजों को समझ सकते हैं, वो फैंटेसी में और रियलिटी में डिफरेंस दे सकते हैं। तो जैसी ही ये सारी चीजें पोइट खुद से सोचना स्टार्ट किया, तो ये चीज उनके दिमाग के अंदर आई कि हाँ, उनकी भी अब एक इंडिविजुअल, अपनी इंडिविजुअलिटी है और एक सेपरेट पर्सनालिटी है। यानी वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपने खुद के माइंड से चीजों को रियलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और उनकी खुद की एक रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है। ये सारी चीजें इनके माइंड में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर, पोएट के हिसाब से एडल्ट्स क्या हैं? ए हिपोक्रेट्स, बी स्मार्ट, थर्ड लवेबल, 4 इंटेलिजेंट एंड कनिंग। तो जैसा कि पोइम में बताया है पोइट ने बार बार, एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स, जो एडल्ट्स होते हैं वो दोगले होते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं, जो कहते हैं वो असल में होते नहीं हैं, जैसे वो दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोएम के अंदर कौन सी रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है? ऑप्शन 1, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, सेकंड, हेल एंड हेवन, कुड नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी, दैट्स ऑल आई न्यू। तो इसका राइट ऑप्शन है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स? पोएट्स एडल्ट्स के बारे में क्या रियलाइज करते हैं? दैट दे आर मैच्योर, कि वो मैच्योर हैं, दे हैव टू अर्न मनी, उनको मनी अर्न करना होता है, दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी,
वो वैसे नहीं हैं जैसे वो प्रतीत होते हैं या जैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वैसे नहीं है। दे आर कनिंग, वो बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, कनिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दे आर नॉट बट दे सीम्स टू बी, वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं या बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड? सीज्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग टू समथिंग, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, सेकंड कम टू एन एंड, थर्ड इन द मिडल, फोर टू चेज समथिंग। तो इसका राइट आंसर है कम टू एन एंड, किसी चीज का एंड हो जाना मीन्स सीज्ड। नेक्स्ट है इस चाइल्डहुड पोएम के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पूछ ही लिया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? इस पोएम के अंदर एंटीथीसिस जो है लिटरेरी डिवाइसेस है, तो कैसे है? Where two opposite words are used together in a sentence in a poem. एक पोएम के एक सेंटेंस के अंदर जब टू ऑपोजिट वर्ड, बिल्कुल विपरीत वर्ड्स जो हैं वो साथ में आ जाएं, तो वहां पे एंटीथीसिस होता है। तो इस पोएम के अंदर यूज हुआ है वर्ड हेल एंड हेवन, तो इसलिए यहाँ पे एंटीथीसिस है, क्योंकि हेल और हेवन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे यंग एंड ओल्ड आ जाए, जैसे गुड एंड बैड आ जाए, जैसे स्लीप एंड अवेक आ जाए, तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एंटीथीसिस होगा। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अनुप्रास जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एलिट्रेशन द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। दो वर्ड्स आपस में जो कनेक्ट है और उनके स्टार्टिंग के जो अकरेंस सेम लेटर्स होंगे, जो स्टार्टिंग के बिगिनिंग के जो लेटर्स होंगे वो सेम रहेंगे, तो वहां पे एलिट्रेशन है। इन लाइनों के अंदर, इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन है। दी टाइम, माई, माइंड, म, विच, वे, व, थॉट, दैट, th, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। And the last poem is poem number 5, Father to Son. सबसे पहले इस पोएम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, ताकि आपको पोएम के बारे में आइडिया हो जाए, और जब क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज हम करेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। द पोएम फादर टू सन इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये पोएम फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स ने राइट की है, और एलिजाबेथ जेनिंग जो है एक फेमस ब्रिटिश पोइट थी। द पोएम is about the anguish of a father who doesn't have a good relationship with his son. और ये पोएम जो है वो एक फादर के बारे में है और उसके बेटे के रिलेशनशिप के बारे में है, जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। और इस पोएम के अंदर उस फादर के अंदर जो गुस्सा है, जो एक पेन है, एक सैडनेस है, वो सारा शो किया गया है। His son is now grown up. उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। And is busy in his life, और अपनी लाइफ में बिजी है। The father is bitter about the generation gap. और जो फादर है वो जो उनके बेटे के बीच में और उनके बीच में जो जनरेशन गैप आ गया है उससे बहुत ज्यादा दुखी है। एंड द फीलिंग ऑफ द सेपरेशन, और उन दोनों के बीच में जो अलग होने की फीलिंग है उससे भी बहुत ज्यादा वो दुखी है, परेशान है। He shares his feeling by saying he doesn't know much about him. और वो अपनी फीलिंग्स, फादर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं ये कहते हुए कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, यानी अपने बेटे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। And there is no sign of understanding, और उनके बीच में समझ का भी कोई साइन नहीं है कि आपसी समझ हो, इस बात का भी कोई
साइन नहीं दिखाई देता, यानी उनके आपस के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है फादर और सन के बीच में। He wants their relationship to be just like when his son was a child. और फादर चाहता है कि उनका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, जब उनका बेटा एक बच्चा था तब दोनों जैसे रहते थे फादर और बेटा, अब भी वैसा ही उनका रिलेशनशिप हो जाए। He is trying his best to resolve the issue. और वो जो भी उनके बीच में इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बट ही इज इन वेन, परंतु उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, इसलिए दोनों अपने अलग अलग रास्तों पे हैं और दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। तो इस पोएम के ये सारा इस पोएम के अंदर है। तो अब हम शुरू करेंगे इस पोएम के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, Why was the father ready to forgive him? फादर अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ऑप्शंस ए, to let go of all the sorrows he had inside, ताकि जो उनके बेटे के अंदर जो भी दुख है वो बाहर आ जाए। बी, to become a better person, ताकि वो एक बेटर पर्सन बन जाए। टू टीच हिज सन अ लेसन, ताकि अपने बेटे को एक लेसन सिखा सके। टू हेल्प हिज सन, या अपने बेटे की सहायता कर सके। फादर अपने बेटे को माफ क्यों करना चाहते थे? तो राइट आंसर है टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरो ही हैड इनसाइड, ताकि उनके बेटे के अंदर जो भी दुख भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए, इसलिए वह अपने बेटे को माफ करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स? क्या फादर को अपने बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में पता था? जानते हैं फादर अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक्स? ऑप्शंस हैं 1 यस, ऑप्शन 2 नो, ऑप्शन 3 मे बी, ऑप्शन 4 कांट से। यस हाँ, नो नहीं, मे बी हो सकता है, कांट से कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर है नो। फादर को अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक के बारे में नहीं पता था, क्योंकि दोनों ही सेपरेट थे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो फादर को अपने बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका आंसर जैसे अभी मैंने बताया था, टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरो ही हैड इनसाइड। वह अपने बेटे को माफ करना चाहते थे ताकि उसके बेटे के अंदर जो भी दुख है वो सारा बाहर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट? पोएम फादर टू सन किस चीज के बारे में है? ऑप्शंस हैं अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में एक अस्थिर अनस्टेबल रिलेशनशिप के बारे में। सेकंड, फादर्स ओल्ड एज, फादर की ओल्ड एज के बारे में। थर्ड, सन कंपेयरिंग हिम टू हिज फादर, बेटा अपने फादर के साथ कंपेयर करता है। फोर, फादर टॉकिंग टू सन अबाउट हिज चाइल्डहुड, फादर बेटे से उसके बचपन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में है ये पोएम। तो पोएम किस का सब्जेक्ट क्या है? आंसर है आंसर नंबर 1, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। एक फादर और उसके बेटे के बीच में जो अनस्टेबल रिलेशनशिप है, अस्थिर जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप, वाज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम? डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप, जो उन दोनों के बीच में जो बातचीत का जो गैप हो गया था, बहुत दूरी जो आ गई थी, उसको ठीक करने के लिए फादर ने जो भी प्रयास किए, क्या बेटा उनको समझ पाया?
ऑप्शंस हैं 1 यस, हाँ वो उसको समझ पाया अपने फादर को, सेकंड नो नहीं, थर्ड कांट से कह नहीं सकते, 4 मे बी हो सकता है। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 नहीं। फादर ने जो भी एफर्ट किए उन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, एक दूसरों को समझने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा उनको नहीं समझ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन? फादर टू सन पोएम का पोएट कौन है? ऑप्शन 1 वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन 2 श्रीले टॉल्सन, ऑप्शन 3 एलिजाबेथ जेनिंग्स, ऑप्शन 4 खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है इस पोएम के पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस हिज सन वाज प्रोडिगल व्हाई डज ही वांट हिम टू कम बैक होम? हालांकि उनका बेटा बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करने वाला है, फिर भी फादर क्यों चाहता है कि उसका बेटा वापस घर आ जाए? ऑप्शंस है टू मेक अमेंड्स विद हिम, उसके साथ प्रायश्चित करने के लिए कि जो चीजें हुई हैं पीछे वो छोड़ दे और फिर से आगे फिर से इकट्ठे होके साथ में रहना शुरू करें। सेकंड टू टीच हिम ए लेसन, उसको लेसन सिखाने के लिए। थर्ड टू गिव हिम मनी, उसको पैसे देने के लिए। 4 नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है टू मेक अमेंड्स विद हिम, उसका फादर चाहता है कि वो दोनों मिलकर प्रायश्चित किए, जो भी गलतियां हुई हैं बैठ के उनको शॉर्ट आउट करें, और इसलिए चाहते हैं कि बेटा घर वापस आ जाए, हालांकि उनका बेटा बहुत ज्यादा खर्चीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड? क्या हुआ जब फादर अपने बेटे के साथ उसके बचपन में अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं? तो क्या होता है, क्या फादर कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, क्या है? He was successful, वो सफल हो जाते हैं अपने बेटे के साथ उसके बचपन में अपने रिश्तों को मजबूत करने में। सेकंड his efforts were in vain, उन्होंने जो भी कोशिश की सारी बेकार हो गई। थर्ड he was halfway successful, वो आधे सक्सेसफुल हुए। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड his efforts were in vain, फादर ने जो भी एफर्ट्स किए उसके बचपन में अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो सारे के सारे बेकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन थर्ड स्टैंजा? ऑप्शन नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सन, समझने वाला बेटा, someone who is smart, ऑप्शन 3 spending money freely, ऑप्शन 4 someone who doesn't spend money freely। तो इसका राइट आंसर है आंसर 1 ऑप्शन 3 स्पेंडिंग मनी फ्रीली, जो पैसे को बिना मतलब के ही वेस्ट करता हो उसको बोलते हैं प्रोडिगल। Next question is, despite all his effort to fix the communication gap, was the son able to understand him? क्या जितने भी एफर्ट्स फादर ने किए थे अपने दोनों के बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्या बेटा उस बात को समझ पाया? आंसर है नो, नहीं, वो अपने फादर को नहीं समझ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन? क्या पिता और बेटे के बीच में एक साइलेंस है?
ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 यस हाँ, सेकंड नो, थर्ड कांट से, 4 मे बी। दोनों के बीच में एक चुप्पी है, दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका राइट आंसर है यस, फादर और सन के बीच में साइलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सिमिली यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन। फादर और सन के पोएम में कौन सी सिमिली कहां पे आई है वो आपको बतानी है। फर्स्ट, साइलेंस सराउंड्स अस, इन लाइनों में आई है। सेकंड, द सीड आई स्पेंड और सोन इट बेयर। थर्ड, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। ऑप्शन नंबर 4, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे थे, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। यानी सिमिली, सिमिली मीन्स जिसको हिंदी में हम उपमा कहते हैं, और सिमिली वर्ड्स समझने का, देखने का एक आसान सबसे तरीका है कि जहां पे भी लाइक और एज वर्ड्स आते हैं वहां पे सिमिली होता है। यानी जहां पे कंपैरिजन किया जाता है वहां पे सिमिली होती है। तो इन लाइनों के अंदर वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो लाइक वर्ड है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। फादर और सन पोएम किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है। तो इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर और सन। पिता और पुत्र के बीच में जो अनस्टेबल रिलेशनशिप है, अस्थिर रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज द सन एंगर अराइज। बेटे का गुस्सा कहां से अराइज होता है, कहां से निकलता है। आउट ऑफ हिज नेचर, उसका नेचर ही है गुस्सा करने का। सेकंड, आउट ऑफ हिज सैडनेस, उसके दुख से उसका गुस्सा निकलता है। आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, उसके फादर का जो एटीट्यूड है उसकी वजह से। आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, या उसकी बचपन की जो यादें हैं उसकी वजह से बेटे को गुस्सा आता है। तो किस वजह से उसका गुस्सा आता है उसको। तो इसका राइट आंसर है आउट ऑफ हिज सैडनेस। वो बहुत ज्यादा दुखी था तो दुख में उसका गुस्सा बाहर निकलता है। Next question is what happened when they both put out an empty hand for the others to seek। जब वो दोनों एक खाली हाथ बाहर निकालते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए। efforts were always in vain, तो efforts जो भी होते हैं समझौता करने के लिए जब दोनों खाली हाथ निकालते हैं तो जो भी वो एफर्ट करना चाहते हैं बेकार हो जाते हैं। दे गॉट सक्सेसफुल इन द एंड, वो अंत में सफल हो जाते हैं पिता और पुत्र। फादर वाजंट इंटरेस्टेड, फादर इंटरेस्टेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4, दे नेवर हैड ए चांस टू टॉक, उनको कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर है एफर्ट्स और ऑलवेज इन वेन, उनके एफर्ट्स हमेशा ही बेकार हो जाते हैं जो भी एफर्ट वो करते हैं एक दूसरे के साथ चीजों को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज एगोनी ऑफ हिज सन टू हिज सन। जब फादर अपने बेटे के बारे में जो भी गुस्सा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं तो बेटा कितना बड़ा है। टीनेजर है। सेकंड, ग्रोन अप बड़ा हो गया है। सी, चाइल्ड बच्चा है। जस्ट बिकेम अडल्ट, अभी अडल्ट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोन अप। जब ये सारी बातें फादर कर रहा है तो उस टाइम पे उसका बेटा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सन स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम डज ही आल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब बेटा पहली बार बात करता है तो क्या वह भी अपने पिता की तरह जो उनके बीच में दूरी थी उससे दुखी होता है। ऑप्शन है यस ही डिड, हाँ वह भी दुखी होता है। नो ही डिड नॉट फेल्ट एनीथिंग, नहीं वह कुछ महसूस नहीं करता। थर्ड, मे बी इन हिज हार्ट, हो सकता अपने मन के अंदर महसूस करता हो। 4, ही नेवर थॉट अबाउट इट, उसने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं। जो भी फादर और बेटे का रिलेशनशिप था उसके बारे में बेटा जब भी पहली बार बात करता है तो क्या वो उदास होता है। यस ही डिड, हाँ वह उदास होता है
क्योंकि फादर और सन दोनों ही अपनी अपनी साइड दुखी थे, जो भी उनका रिलेशनशिप था, जो उनके बीच में जनरेशन गैप था या जो अंडरस्टैंडिंग गैप था, उसकी वजह से फादर और सन दोनों ही दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सन शेयर अबाउट हिम अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ। बेटा अपने आप को समझने के बारे में क्या चीज शेयर करता है? ऑप्शन नंबर 1, ही इज एट अ पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहां वह खुद को भी नहीं समझ पा रहा। सेकंड, ही अंडरस्टैंड्स हिम सो वेल, वह अपने फादर को अच्छे से समझता है। ही डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, सोचना नहीं चाहता। ही इज वेरी बिजी टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को समझने के बारे में इतना बिजी है कि कभी सोचता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ही इज एट ए पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, और वो अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा। What happened? Next question is what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood? जब फादर अपने बेटे के साथ उसके बचपन में दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं फादर और सन का, तो क्या होता है? ही वॉज सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल होते हैं। हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उनके जो भी प्रयास थे वो बेकार हो जाते हैं। ही वॉज हाफ वे सक्सेसफुल, वो आधे सफल होते हैं। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है हिज एफर्ट्स वर इन वेन, फादर्स जो भी एफर्ट करते हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द फादर वांट हिज सन टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड? फादर क्या चाहते हैं कि बेटा अपनी खुद की दुनिया में ही घूमता रहे, आगे बढ़ता रहे? ऑप्शन नंबर 1, यस एब्सोल्युटली। सेकेंड ऑप्शन, नो नॉट एट ऑल। थर्ड, मे बी। 4, नन ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर है नॉट एट ऑल, नहीं, फादर ऐसा नहीं चाहता कि बेटा अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ता चला जाए। वह चाहता है कि बेटा वापस घर आ जाए और दोनों फादर और बेटे के बीच में फिर से वही रिश्ता हो जो उसके बचपन में था, जैसे वो मिलजुल के रहते थे आपस में अच्छे से, और उनके बीच में गैप नहीं था, बातचीत होती थी। तो फादर चाहते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ के फादर और बेटे के का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए और वो घर वापस आ जाए, दुनिया में ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? अपने बेटे को माफ करने के लिए क्यों तैयार थे? टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, ताकि जो भी उसके अंदर जो दुख है वो निकल के बाहर आ जाए, इसलिए वह अपने बेटे को माफ करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इन लाइनों में कहां पे है, किस लाइन में है? ऑप्शन 1, साइलेंस सराउंड्स अस। सेकंड, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। थर्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। 4, आई वुड हैव। तो इसका राइट आंसर है साइलेंस सराउंड्स अस। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो जहां पे सेम वर्ड की साउंड्स जो है वो रिपीट हुए इनिशियल साउंड्स के, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे साइलेंस, स, सराउंड्स, स, अस, स, तो ये साउंड स की साउंड्स बार बार है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है इन लाइनों के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।